नमस्ते दोस्तों। डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट सीजन 1 लेकर आ रहे हैं आपके लिए डिजिटल जगत की सबसे ताज़ा खबरें। क्या आप तैयार हैं एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और नए डिजिटल ट्रेंड्स को जानने के लिए? तो बांधिए सीट बेल्ट और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। नमस्ते, वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफ़र, जहां हम बात करते हैं वेब 3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की उस हफ्ते की हाइलाइट्स के बारे में। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और हमारे साथ है अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेके आएंगे, गहराई से एनालिसिस, लेकिन मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। तो सबसे पहले इस हफ्ते के हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो पहली हेडलाइन जो हमें आ रही है वो ये है कि बीटीसी क्यों गिरा। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। एसईसी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ब्लैक रॉक के इथेरियम स्पॉट ईटीएफ को मार्च तक स्थगित कर दिया है। डीपिन क्या है? डीपिन 101 उभरती कहानी का परिचय। एक्स ने डेडिकेटेड पेमेंट्स अकाउंट लॉन्च कर दिया है और ZKP2P ने यूपीआई, जो कि भारत का भुगतान नेटवर्क है, उसके साथ इंटीग्रेशन किया है। अब उपभोक्ता INR और USDC के बीच P2P स्वैप बिना किसी मध्यस्थता के कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इन हेडलाइंस के बारे में विस्तार से बात करें, आइए इस पिछले हफ्ते के मार्केट अपडेट्स के बारे में अपूर्वा से जान लेते हैं। अपूर्वा, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। धन्यवाद मनीष। मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ हफ्ते के सफ़र के इस एपिसोड के लिए। बहुत चहल पहल रही है, तो पहले मार्केट अपडेट्स ले लेते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मनीष, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे को, मेरे संडे आपके सैटरडे नाइट को, तो पिछले हफ्ते के पिछले 7 दिन में BTC 1.2% अप है। इथेरियम हालांकि 7.5% डाउन है, और टोटल मार्केट कैप भी अप है 0.7%। तो ये था क्विक अपडेट मार्केट का। अब चलते हैं हम अपने डीफी लामा पर और हम चेक करते हैं ब्रीच, यानी टोटल इनफ्लो कौन से नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा हुआ है। तो पिछले 7 दिन में सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क डिपॉजिट हुई है वो इथेरियम में, लेकिन उसके साथ आपको विड्रॉल्स भी दिख रहा है। तो विड्रॉल्स भी बहुत ज़्यादा हुए, राइट। तो पॉजिटिव सबसे ज़्यादा इनफ्लो रहा है आर्बिट्रम नेटवर्क में, जो है लेयर 2 इथेरियम का, राइट। तो करीबन $175 मिलियन इनफ्लो रहा है, नेट इनफ्लो। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो ये तासुर दे रहा है कि आने वाले हफ्ते में आर्बिट्रम नेटवर्क पर चहल पहल होने वाली है, ऐसा लगता है। और दूसरा जो नेट पॉजिटिव इनफ्लो है वो है पॉलीगॉन नेटवर्क पर, करीबन 17 मिलियन का इनफ्लो नेट पॉजिटिव रहा है दूसरे नंबर पर। तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि वो नेटवर्क में भी कुछ एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस है। और तीसरा जो नेट पॉजिटिव इनफ्लो है वो है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर, करीबन $14 मिलियन का नेट पॉजिटिव इनफ्लो रहा है। तो ये टॉप 3 है पिछले हफ्ते के नेट डिपॉजिट्स में। और इसके साथ हम कवर कर लेते हैं हमारी डेक्स वॉल्यूम का। तो पिछले 7 दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है इथेरियम मेन नेट पर, ऑलमोस्ट $8.8 बिलियन का है। और दूसरे पैदान पर है सोलाना, जिसका 4.27 बिलियन का वॉल्यूम रहा है। और तीसरे पैदान पर है आर्बिट्रम, बहुत ही मार्जिन में इतना पीछे नहीं है सोलाना से। 3.8 बिलियन का टोटल वॉल्यूम रहा है आर्बिट्रम नेटवर्क पर। तो अपूर्वा, वापस आते हैं हमारी हेडलाइंस पर। तो भाई, ये क्या हुआ बीटीसी के साथ? ये क्रैश क्यों हुआ? लेट्स इन्वेस्टिगेट। कुछ बताइए इसके बारे में। आपने क्या पड़ताल करी पिछले हफ्ते? क्या हो गया बीटीसी के साथ? तो मनीष, चलिए फिर से एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मनीष, पिछले हफ्ते मार्केट फ्लक्चुएशन यानी ETF अप्रूवल के बाद करीबन 20% BTC गिरा।
यानी नाजुक दिल वालों को हार्ट अटैक आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बढ़ा देता है 20% की गिरावट है एक हफ्ते के अंदर। तो इसके लिए काफ़ी स्पेकुलेशंस हो रही है मार्केट में। एक बहुत ही जो यूनिक पर्सपेक्टिव है ना, तो आपको तो पता ही होगा FTX के बारे में, जो यूएस का बहुत ही नामचीन एक्सचेंज हुआ करता था। तो ये FTX के साथ ये हो गया कि वो बैंकरप्ट हो गया था जैसे लास्ट ईयर, राइट। तो उनके पास GTBC यानी ग्रे स्केल करके एक फंड था, स्पेशल फंड था, ट्रस्ट फंड, जो बिटकॉइन में निवेश करता था 2013 से। तो ये सबसे बड़ा फंड है। तो उनके पास करीबन $22 मिलियन के बिटकॉइन है, 6,30,000 के आसपास। तो दे कैरी अ बिग पोर्शन ऑफ बिटकॉइन। लेकिन इसका ये हुआ कि जैसे ही ETF अप्रूवल हो गया, तो ग्रे स्केल के जो ट्रस्ट फंड था वो कन्वर्ट हो गया ETF में। तो वो सबसे बड़े होल्डर है ETF के $22 बिलियन के बिटकॉइन के साथ। पिछले कई महीनों से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि जो ग्रे स्केल का ट्रस्ट फंड था ना मनीष, वो डिस्काउंट पे चल रहा था क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती थी, ETF नहीं था तो, राइट। तो काफ़ी सारे यूज़र्स सेल नहीं करना चाहते थे क्योंकि जो प्राइस है बिटकॉइन की उससे कम मिल रही है उनको ट्रस्ट फंड में। और वही सीन था FTX का, क्योंकि उनके जो लेनदार है उनको भी पैसे बांटने हैं उनको, लेकिन वो डिस्काउंट पे चल रहा था ट्रस्ट फंड ग्रे स्केल का। तो जैसे ही ETF फंड अप्रूव हुआ ग्रे स्केल का, तो FTX ने $1 बिलियन के उनके शेयर्स बेच दिए। तो उनका होल्डिंग था ऑलमोस्ट 20,000 बिटकॉइन का, तो वो उन्होंने बेचा और वो लेनदार को देने के लिए बेचा होगा। तो बेसिकली अपनी उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी, लिक्विडिटी उनको अचानक मिल गई, और मुझे नहीं लगता कि वो स्पेकुलेशन कर रहे होंगे, लेकिन उनको लिक्विडिटी मिली, उन्होंने तुरंत ही अपने 20,000 बिटकॉइंस निकाल दिए। जी बिल्कुल सही। तो उनको प्राइस टू प्राइस मौका मिल गया। तो एक ये रीज़न है। दूसरा ग्रे स्केल का ये भी रीज़न है कि जो 11 BTC ETF अप्रूव किए थे SEC ने, तो उन सब ने अपनी फ़ीस बहुत ही कम रखी है। लेकिन ग्रे स्केल ने, क्योंकि उनके पास यूज़र बेस 10 साल से है, राइट, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे हैं 1.5%। तो उसके चलते हुए भी काफ़ी सारे इंडिविजुअल यूज़र्स ने भी GTBC यानी ग्रे स्केल का जो ETF है वहाँ से फंड सेल किए है। तो ये सेल प्रेशर था। लेकिन मज़े की बात यह है मनीष कि उसके सामने जो अपने ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ये सब बाइंग भी कर रहे थे। तो स्पेक्यूलेशन ये है कि जितना बेचा गया ETF ग्रे स्केल ने, उसके सामने खरीदी भी उतनी हुई है। तो ये 20% गिरने का रीज़न एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, ये स्पेक्यूलेशन हो रहा है। एक और थियरी है कि जो बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम है वो एक छोटी सी फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर सकता है US फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो ये एंटिसिपेशन में भी बिटकॉइन गिरा हो सकता है, लेकिन ये सब थियरीज है, राइट। तो मुद्दा ये है कि आमतौर पर हमने देखा कि ऑलमोस्ट 20% गिरा था, लेकिन आज हमने जब मार्केट अपडेट लिया तो वो ऑलमोस्ट वहाँ से 10% रिकवर भी हो गया है वापस। मेरे ख्याल से अपूर्वा, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर आवर डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है आपकी जानकारी के लिए है। आपकी जानकारी, अगर आप चाहते हैं कि जो क्रिप्टो, Web3 और ब्लॉकचेन की जो दुनिया है, इनकी जो पेचीदगियाँ हैं, इनको समझाने के लिए ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम कहीं से भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं, आप अपनी रिसर्च खुद करिए। और अगर आपके कोई जानकार प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनके पास जाइए, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे विभिन्न चैनलों की सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको कहीं भी यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपूर्वा,
और जो दूसरी हेडलाइन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो SEC है उसने ब्लैक रॉक इथेरियम का जो ETF था, जो स्पॉट ETF था, उसको मार्च तक स्थगित कर दिया है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी मनीष, ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी इथेरियम का भी ETF अप्लाई किया हुआ है, और उन्होंने SEC में ये अर्जी डाली हुई थी, जिसके ऊपर अपडेट 25 जनवरी को आया कि इसको पोस्टपोन किया गया है SEC के द्वारा 10 मार्च तक। ऑलरेडी बिटकॉइन के अप्रूवल मिलने के बाद बहुत ही स्पेक्युलेटिव मार्केट हो रहा है इथेरियम ETF अप्रूवल के लिए। तो ये बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग मोड है, और ये मार्च तक पुश हो गया है। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि बिटकॉइन हार्विंग भी अप्रैल में ड्यू है, तो ये हर 4 साल में एक बार आता है। तो ये सब बुलिश फैक्टर बिल्ड हो रहे हैं एक और बुल रन की तरफ। तो कोई नहीं जानता कि ये कब होगा या मार्केट में तेज़ी कब आएगी, बट बहुत सारे जो फैक्टर्स है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, वो अलाइन हो रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। और उसके अंदर ही है ये 10 मार्च का जो अपडेट आएगा ब्लैक रॉक के इथेरियम के ETF के बारे में। वॉच दिस स्पेस, ये बहुत ही मज़ेदार टाइम होने वाला है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमारे अगले हेडलाइन पे, ये जो भैंसा दौड़ है, बुल रन, इसको एक लाइन में समझा दीजिए हमारे लिसनर्स को। फाइनेंस में तो आपने तो सुना ही होगा, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट इंडिकेट फ्यूचर परफॉर्मेंस, राइट। तो अमूमन देखा यह गया है कि बिटकॉइन की जो प्राइस साइकिल है, राइट, वो बुल रन की, वो 4 साल की होती है, और वो कोलाइड होता है बिटकॉइन हार्विंग के साथ। तो बिटकॉइन हार्विंग हर 4 साल में एक बार होता है। तो ये हार्विंग क्या है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एल्गोरिदम के द्वारा। हमने जैसे बात की थी बिटकॉइन वाले पॉडकास्ट में हमारे, राइट मनीष। तो बिटकॉइन इश्यूंस होता है, राइट। तो जो भी नेटवर्क चलाते हैं उनको इंसेंटिव मिलता है फीस के तौर पर बिटकॉइन में हर एक ट्रांजैक्ट को अप्रूव करने के लिए। तो आज की डेट में 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं एक ब्लॉक अप्रूवल के लिए माइनर्स को। तो ये अप्रैल में 4 साल की साइकिल उसकी ख़त्म होगी और ये आधे हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 3.125 बिटकॉइन हर एक ब्लॉक को अप्रूव करने के लिए। तो ये एक मिनट, ये स्टॉक स्प्लिट के जैसा कुछ है क्या? नहीं, ये स्टॉक स्प्लिट की तरह नहीं है। अमूमन स्टॉक स्प्लिट्स तो बढ़ते हैं, राइट। जैसे ही स्प्लिट होते हैं डबल होके, हाँ वो बढ़ जाते लेकिन हैं। उनका प्राइस आधा हो जाता है, हाँ, और वो डबल हो जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए जो स्टॉक स्प्लिट होता है उसका बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। अच्छा। जो रिवॉर्ड्स जा रहे हैं वो आधे हो जाएंगे। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो प्राइस है बिटकॉइन की वो बढ़ती जाती है उसकी वजह से। तो जो 4 साल की साइकिल है, तो 2008 से लेकर अब तक का जब हम इतिहास देखते हैं, तो जब बिटकॉइन हार्विंग हुआ है, क्योंकि ये शुरू हुआ था 50 बिटकॉइन से एक ब्लॉक के लिए, वहाँ से 25 हुआ, 12.5 हुआ, और 6.25 अभी चल रहा है। तो जब ये हार्विंग होता है 4 साल के बाद, तो ये उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस में बहुत बड़ा उछाल आता है। क्योंकि वो सर्कुलेशन कम हो रहा है। तो ये ड्यू है अप्रैल 2024 में। ETF अप्रूवल इथेरियम का ब्लैक रॉक का 10 मार्च को है, अपडेट आएगा। अगर मान लो डिसीजन अपडेट आएगा, अगर मान लो कि वो अप्रूव हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट है इंडस्ट्री के लिए। और उसके तुरंत बाद आता है हार्विंग है। तो ये बहुत सारे जो कहते हैं कड़ियाँ मिलती जा रही है। तो बिटकॉइन बुल रन या क्रिप्टो बुल रन की शुरुआत इसके बाद हो सकती है। ये बहुत ही स्पेकुलेटिव चीज़ है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो हो सकता है कि ये शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों कीप एन आई, ये भैंसा दौड़ शुरू हो सकती है, और अपनी नज़रें इस पे बना के रखिए। तो अगली हेडलाइन पूर्वा, ये डीप इन क्या बला है भाई, और ये क्यों एक उभरती कहानी बन के आ रहा है? मनीष, हमने पहले भी बात की हुई थी, मेसरी जो सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए,
उन्होंने एक जनवरी में 2024 की रिसर्च पब्लिश की हुई है और उनमें उन्होंने बात की है डीपिन की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डीपिन क्या है, राइट? डीपिन किस बला का नाम है? तो डीपिन कहा जाता है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, डीफी, डीसो है जो है डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया, और ये हो गया है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही मैसिवली फास्ट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और सबसे मज़ेदार बात ये है, पता है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जब हम बात करते तो वो क्योंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ है तो वो हाईली रेगुलेटेड मार्केट है, तो उसकी पेचीदगियाँ बहुत सारी है, उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, रिस्क भी ज़्यादा। लेकिन डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, राइट, जैसे कंप्यूट हो गया, एआई हो गया, वायरलेस नेटवर्क्स हो गए, राइट, ये सब क्लाउड फैसिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है। तो ये इसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत तेज़ी से ये सेक्टर फैला है 2023 में। तो मिसरी की जो रिपोर्ट है वो वही दर्शाती है। मैं आपको एक और स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो आज की डेट में 650 एक्टिव प्रोजेक्ट्स है ब्लॉकचेन पर जो एड्रेस करते हैं डिसेंट्रलाइज फिजिकल नेटवर्क्स को, और उनका मार्केट कैप है $20 बिलियन। और अगर हम आज की डेट में जो अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो डोमिनेट कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटिंग के, आई क्लाउड हो गया, वायरलेस नेटवर्क्स हो गए, उनका मार्केट कैप करीबन इंडस्ट्री में माना जाता है $1 ट्रिलियन का है। तो अगर ये नेटवर्क्स और ये प्रोजेक्ट्स, डीपिन वाले जो प्रोजेक्ट्स है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, अगर ये कामयाब होना शुरू हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि टोटल मार्केट कैप आज की डेट में $1 ट्रिलियन का है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये बहुत ही गति से फल सकते हैं और अगले बुल रन में बहुत बड़ा एक्साइटिंग सेक्टर भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए आज के हफ्ते के सफ़र में इसको कवर करना। और मैं एक और चीज़ फिर से बता दूं, ये हाईली स्पेक्युलेटिव है, तो ये बहुत गति से उछाल ऊपर भी लेकर आ सकता है और ये सेक्टर में बहुत गति से उछाल नीचे की ओर पर भी आ सकता है। तो प्लीज़ अपना रिसर्च कीजिए। स्पेक्युलेटिव सिनारियो में जाने से पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये सिर्फ हाईलाइट करना है, ये एक नया चरण है ब्लॉकचेन की दुनिया में, वेब3 की दुनिया में एक नया सेगमेंट है जो इंडस्ट्री का खुल रहा है। तो अब आते हैं हमारी अगली हेडलाइन। एक्स जो कि ट्विटर हुआ करता था कभी, उसने अपना एक डेडिकेटेड पेमेंट अकाउंट लॉन्च किया है। क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है। इलॉन मस्क से हर कोई वाकिफ़ है और जो भी उससे वाकिफ़ है सब जानते हैं कि वो क्रिप्टो से काफ़ी प्रभावित है। उनको क्रिप्टो पेमेंट्स काफ़ी पसंद है। जैसे उन्होंने टेस्ला के साथ बिटकॉइन और डॉज कॉइन का इंटीग्रेशन भी किया हुआ है। टेस्ला खुद होल्ड भी करता है बिटकॉइन अपनी बैलेंस शीट पर, राइट। तो बहुत ही जल्द एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया गया था एक्स के ऊपर, एक्स पेमेंट के नाम से, और बहुत ही फास्ट 1 लाख फॉलोअर्स हो गए एक्स पेमेंट्स के प्रोफाइल के ऊपर। तो ये बहुत ही डायनेमिक इवॉल्विंग सिचुएशन रहने वाली है कि इलॉन मस्क अब ये डिजिटल पेमेंट में आने वाले हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डायनेमिक स्पेस, और हमें बेसब्री से इसका इंतज़ार होगा कि ये कैसे इंटीग्रेट करते हैं क्रिप्टो को या कोई और डिजिटल पेमेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक्साइटिंग ख़बर है, क्योंकि अगर इलॉन मस्क भी आ जाएंगे डिजिटल पेमेंट्स में तो फिर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो होने वाला है। और हमारी आज की जो आखिरी हेडलाइन है, भाई मेरे लिए तो जो
इससे रिलेटेड हेडलाइन जो ये थी कि मोदी जी चाय की दुकान पे ले गए थे यूपीआई पेमेंट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को, वो भी एक हेडलाइन थी। लेकिन हमारे पॉडकास्ट में आज की जो हेडलाइन है वो ये है कि ZKP2P ने यूपीआई, जो भारत का बहुत ही इनक्रेडिबल भुगतान नेटवर्क है, उसके साथ इंटीग्रेशन किया है। और अब उपभोक्ता इंडियन रुपीस और USDC के बीच P2P स्वैप बिना किसी मध्यस्थता के कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम लोग ने इसके बारे में बात भी करी है अपने पॉडकास्ट में, वो ये कि थोड़ा सा USDC के बारे में बताइए और थोड़ा सा P2P स्वैप के बारे में बताइए। तो शुरू करते हैं USDC, राइट। तो USDC यानी ये एक अमेरिकन रेगुलेटरी कंपनी है जिसका नाम है सर्कल। हमारे पहले हफ्ते के सफ़र में हमने उनके बारे में चर्चा की थी कि उन्होंने गुप्त तौर पर IPO के लिए अप्लाई किया हुआ है SEC को। कितना गुप्त है वो हमें नहीं पता, बट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। हाँ, इतना गुप्त है कि हमको मालूम है कि उन्होंने किया हुआ है जी। तो ये भी बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है, जो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सर्कल का अगर IPO अप्रूव हो जाता है तो वो बुल रन के साथ कोलाइड होगा, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन USDC जो है वो कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे जो बड़े दो स्टेबल कॉइन्स है, USDT पहला नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है USDC। लेकिन USDC क्योंकि ये स्थापित है USA में, राइट, और फुल्ली कंप्लायंट है और कॉइनबेस के साथ उनकी पार्टनरशिप भी है, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल USDC में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे पेमेंट्स के लिए, डिजिटल पेमेंट्स के लिए अगर USDC इंटीग्रेट हो रहा है, ऑलरेडी ट्रेजरीज के साथ तो उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया हुआ है USDC को, तो हो सकता है कि USDC आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और जो हम ZKP2P की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही नया प्रोजेक्ट है। आई थिंक मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट कोई इंडियन कंपनी या इंडियन डेवलपर्स ने ही बनाया है। तो उन्होंने क्या किया है कि USDC को डायरेक्टली UPI के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये P2P ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी पीयर टू पीयर। अगर मेरे पास UPI है और मुझे USDC में किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं डायरेक्ट ये ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, कोई भी इंटरमीडिएटरीज, कोई भी बिचौलिया के बिना। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो है प्राइवेसी। यानी आप ये समझ लो कि आपके पास 10 रुपये कैश में पड़े हैं, तो कैश में आप उसको जब स्पेंड करते हो तो आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन होती है, क्योंकि ये आपके राइट्स के साथ है कि आप जब चाहे जहाँ चाहे इसको स्पेंड कर सकते हो। लेकिन जो ट्रांजैक्शन डिजिटल होता है उसकी ट्रेल होती है, तो वो फॉलोड होता है, तो वहाँ पर यूज़र्स अपनी प्राइवेसी लूज़ करते थे, राइट। तो ये जो मिलाप है ZKP2P का और USDC का, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाली है। और अगर ये डिजिटल पेमेंट की गेम में USDC को कामयाबी मिलती है और ये बहुत फैलता फलता है, तो मुझे लगता है कि ये ZKP2P को भी बहुत गति देगा। तो हर बार की तरह वॉच दिस स्पेस। अगर इसके बारे में कोई और अपडेट आएगा तो हम ज़रूर आपके पास लेकर आएंगे। अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपने बड़े ही शानदार तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषा में ये सारी हेडलाइंस को हमें समझाया। काफ़ी मज़ा आता है मुझे जब भी मैं आपसे ब्लॉकचेन के बारे में बात करता हूँ। ऐसा लगता है कि बस बात करते ही जाएं, टॉपिक्स पे टॉपिक निकालते जाएं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो चीज़ आप समझा रहे हैं उसमें से कोई चीज़ जो मुझे लगता है कि ये शायद इंटरेस्टिंग हो सकती है, उसमें से मैं निकाल के उसको सामने लाने की कोशिश करता हूँ। खैर, समय की मर्यादा है, समय सीमित है और हम सबको समय का ध्यान रखना चाहिए। तो समय आ गया है कि ये आज का एपिसोड जो हमारा हफ्ते का सफ़र है उसको यहाँ पे विराम दिया जाए। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ध्यान दिला दूँ कि अगर आप डेली न्यूज़ और अपडेट्स में रुचि रखते हैं
तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको ताज़ा जानकारी हमेशा वहाँ पे मिलती रहेगी। QR कोड स्कैन करके आसानी से जुड़ सकते हैं। तो सवाल पूछते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।